चारगाफ रूल। देखो, चारगाफ ने एक रूल दिया, इन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। टेक्निक का नाम था पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक थी। इस टेक्निक के आधार पे, इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में बायोमॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को देखा जाता है, ठीक है ना। तो इस टेक्निक के आधार पे इन्होंने बताया था टू एनालाइज द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए। टू एनालाइज द न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए। इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन जो डीएनए की है उसको इन्होंने एनालाइज किया। अब चारगाफ रूल की फाइंडिंग्स क्या थी, इनके रिजल्ट्स क्या आए, या इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंडिंग निकाली। सबसे पहले फाइंडिंग निकाली थी इन्होंने कि जो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स। ये पहली फाइंडिंग, द 4 nucleotides are not present in equal amount। मतलब कि ये चारों की 4 न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। अब 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी डीएनए में होती हैं? एडेनिन, थाइमीन, गवानीन और साइटोसिन, यही होते हैं ना। ये 4 न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन जो है ये सेम नहीं रहती है, इक्वल नहीं रहती है। दूसरा, द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जो एग्जैक्ट रेशियो है न्यूक्लियोटाइड्स का ये वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वन स्पीशीज टू अनदर, ऐसे लिखो, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर लिखो, फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। स्पीशीज में सेम होगा, स्पीशीज में न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन सेम होगी। दूसरे एक स्पीशीज को जब हम रिलेट करेंगे दूसरे स्पीशीज के साथ तो उस टाइम इस न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तीसरा, थर्ड पोस्टुलेट है इसका, बेस कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बेस कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट चेंज विद, ये कहते हैं कि जो बेस कंपोजिशन है ऑर्गेनिज्म की वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होती है, वो एज के साथ चेंज नहीं होती है, वो एनी अदर फैक्टर या किसी और फैक्टर की वजह से चेंज नहीं आएगी। जो बेस कंपोजिशन है ऑर्गेनिज्म की ये चेंज इसमें नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ कहता है विद इन ऑर्गेनिज्म, फोर्थ रूल है इसका, विद इन ऑर्गेनिज्म प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। मतलब क्या है, प्यूरीन जो है उसका रेशियो किसके साथ जुड़ेगा? पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। अब प्यूरीन 2 है, कौन कौन सी है, ठीक है ना। मतलब क्या है, रेशियो जो एडेनिन का होगा और गवानीन का होगा वही साइटोसिन और थायमीन का होगा। मतलब देखो इधर आप, मतलब क्या कहा चारगाफ ने न्यूक्लियोटाइड को कैसे एनालाइज किया। इन्होंने बताया कि जितना रेशो एडेनिन का होगा उतना ही रेशो किसका होना चाहिए? थायमीन का, क्योंकि जो बेस कंपोजिशन है वो ये बताती है कि एडेनिन थायमीन के साथ पेयर करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जब भी ये बॉन्ड बनाएगा ये किसके साथ बनाएगा? थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दूसरा, ये साइटोसिन है ये गवानीन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
ठीक है ना। अब मान लो एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ATCGGC ATTCGCGC ATCT, है ना। इसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर अगर एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन गवानिन, साइटोसिन गवानिन, साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन गवानिन, साइटोसिन गवानिन, साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन गवानिन और साइटो एडेनिन एडेनिन। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। मान लो इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हमारे पास नंबर ऑफ एडेनिन जो है वो 5 है, और एडेनिन कितने प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है। और ऐसे ही नंबर ऑफ थाइमिन जो है वो भी कितने प्रेजेंट है? वो भी 5 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ गवानिन 8 प्रेजेंट है और नंबर ऑफ साइटोसिन 8 प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पे एडेनिन और थाइमिन, रूल क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म के पास प्यूरिन का रेशियो किसके पास होना चाहिए? पैरिमिडीन के बराबर। यानी कि अगर प्यूरिन है, प्यूरिन इज इक्वल टू पैरिमिडीन, प्यूरिन इज इक्वल टू पैरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से है? एडेनिन, गवानिन, पैरिमिडीन क्या है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब जितना रेशियो प्यूरिन का होगा उतना ही किसका होना चाहिए? पैरिमिडीन का होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ एडेनिन का रेशियो 5 है और साइटोसिन और थाइमिन का रेशियो भी 5 है, इधर कहूँगा गवानिन का रेशियो 8 है और साइटोसिन का रेशियो भी 8 है, क्या ये दोनों ठीक है? क्या ये बराबर है? हैं? ऐसे तो ये बराबर है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? हम इसको निकालेंगे ऐसे, इसके हिसाब से जितना रेशियो एडेनिन का होगा उतना ही गवानिन का होना चाहिए, इज इक्वल टू जितना रेशियो साइटोसिन का होगा उतना ही थाइमिन का होना चाहिए। इसके हिसाब से ये दोनों गलत है, इसके हिसाब से ये दोनों गलत है। देखो कैसे, एडेनिन का रेशियो कितना है? 5, गवानिन का रेशियो कितना है? 8, साइटोसिन का रेशियो कितना है? 8, थाइमिन का रेशियो कितना है? 5। 5 और 8 कितना होता है? मतलब ये भी 13% है और ये भी 13% है। समझा यार? ये होना चाहिए। उस हिसाब से नहीं जाना है हमने, हिसाब हमने ये देखना है कि ये वाली प्यूरिन और ये वाली पिरिमिडीन बराबर होनी चाहिए, ये वाली प्यूरिन और ये वाली पिरिमिडीन बराबर। यानी कि एडेनिन पेयर करेगा किसके साथ? थाइमिन के साथ। जाहिर सी बात है, जितना एडेनिन का अमाउंट होगा उतना ही किसका अमाउंट होना चाहिए? थाइमिन का। लेकिन जितना अमाउंट गवानिन का होगा उतना ही किसका होना चाहिए? साइटोसिन का होना चाहिए। ये किसने दिया? ये दिया चारगाफ ने। किसने दिया? चारगाफ ने दिया। नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने? इसके अलावा इन्होंने कहा जो रेशो हम निकालेंगे प्यूरिन अपान पिरिमिडीन का, वो हमेशा 1 आएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में AT सीक्वेंस जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू GC सीक्वेंस ज़्यादा होती है। ये बैक्टीरिया में देखने को मिला। अगर मैं ऐसे ह्यूमन की बात करूं, हम में क्या देखने को मिलता है? एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, गवानिन साइटोसिन सीक्वेंस जो है ये कम देखने को मिलती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं एडेनिन थाइमिन अपान गवानिन साइटोसिन का जो रेशो है ये डिफरेंट होता है फॉर ऑल स्पीशीज। इट इज डिफरेंट फॉर ऑल स्पीशीज। यानी कि एडेनिन थाइमिन का रेशियो जो है वो गवानिन साइटोसिन के रेशियो के बराबर। एडेनिन थाइमिन और गवानिन साइटोसिन का रेशियो जो है ये डिफरेंट होता है सब स्पीशीज में, है ना। और ये कांस्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज। तो ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट भी रहेगा पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, है ना। अब इसका क्वेश्चन निकालेंगे, ये क्वेश्चन बनता है इसका। और अगर ये समझ आया आपको तो फिर आपने मान लो सिक्योर कर लिया यहाँ पे 2 नंबर।
क्वेश्चन लिखो, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज, in a double stranded DNA has 30% एडनीन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 30% एडनीन होता है. व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? कहते हैं कि ग्वानिन की परसेंटेज क्या होगी? क्या ये 20% होगी? क्या ये 40% होगी? क्या ये 30% होगी? क्या ये 60% होगी? ये क्वेश्चन है. ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है. देखो, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन. प्यूरिन का अमाउंट हमेशा पिरिमिडीन के अमाउंट के बराबर होता है. यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी का कंसेप्ट भी देखना है. एडेनिन पेयर करता है थायमीन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ इसका मतलब है कि जितना अमाउंट एडेनिन का है इज इक्वल टू, ये बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही, ये बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही. एडेनिन का अमाउंट जितना होगा उतना ही थायमीन का अमाउंट होगा. अब देखो, इधर एडेनिन का अमाउंट कितना है? 30%. 30% एडेनिन का अमाउंट है. अगर 30% एडेनिन का अमाउंट है तो थायमीन का भी ऑटोमेटिकली 30% होगा. यानी कि टोटल अमाउंट कितना आ गया इसका? 60%. एडेनिन और थायमीन क्या है? शाबाश, एडेनिन और थायमीन 60% आ गया. उसके बाद अब हमने निकालना है ग्वानिन का अमाउंट और साइटोसिन का अमाउंट. जाहिर सी बात है, अगर एडेनिन और थायमीन का अमाउंट 60% होगा, ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट हमारे पास कितना होगा? 40% होगा, है ना. इस 40% में से जो 20% है वो ग्वानिन होगा और 20% है वो क्या होगा? साइटोसिन होगा. तो आंसर विल बी, समझाइए कैसे करना है, समझाइए आपको, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखो, इन डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस, एक डीएनए हमारे पास विद अनइक्वल, इन डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस, यानी कि जहाँ पे एडेनिन जो है, जितना एडेनिन का अमाउंट है वो ग्वानिन के अमाउंट के बराबर नहीं है, और एडेनिन जो है वो थायमीन के अमाउंट के बराबर नहीं है, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के अमाउंट के बराबर नहीं है, ग्वानिन के अमाउंट के बराबर नहीं है. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा? क्या ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा? क्या ये डीएनए ट्रिपल स्ट्रैंडेड होगा? क्या ये डीएनए नॉन ऑफ होगा? देखो, एक लिमिटेशन है चारगाफ रूल की, और वो लिमिटेशन क्या है कि चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. चारगाफ रूल एप्लीकेबल ही है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है. अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का अमाउंट, मतलब द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन. तो उस रूल को अगर हम देखेंगे, उस लिमिटेशन को देखेंगे, तो ये तो कहते हैं अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस हो रही है. तो अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस किस में होगी? हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में. डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इक्वल नाइट्रोजन बेसिस होगी. ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिला है, और ठीक है ना, ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए किस में देखने को मिलेगा? जो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे. समझ आइए आपको इस चीज़? कोई क्वेश्चन इसमें? शाबाश. चारगाफ रूल्स मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन. है कोई क्वेश्चन? शाबाश, बोलो. अब जब हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, वहाँ पे चारगाफ रूल्स को हमने लेना है, ठीक है ना. इसलिए मैंने पहले पढ़ाया कि वहाँ पे हमने चारगाफ रूल को देखना है. अब देखो, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पढ़ रहे थे ना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ डीएनए.
कंपोजिशन ऑफ डीएनए में हमने नाइट्रोजन बेसिस को देखा था, और नाइट्रोजन बेसिस मैंने आपको बताई थी 2 तरीके की। नाइट्रोजन बेसिस मैंने बताए थे। अभी बहुत टाइम है, 9:01। कितने बजे लगता है स्कूल? 30 पर, अभी 30 मिनट है। देखो अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस की, नाइट्रोजन बेस 2 तरीके के हैं, है ना। एक है प्यूरीन, दूसरा है पायरिमिडीन। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं आज। प्यूरीन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, pyrimidine को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो अमाइनो प्यूरीन है ना, ये 2 तरीके की है। सॉरी, प्यूरीन जो है ये 2 तरीके की है। एक आती है हमारे पास अमाइनो प्यूरीन, दूसरी आती है कीटोन प्यूरीन, कीटो या ऑक्सो प्यूरीन। ठीक है। अब अमाइनो प्यूरीन क्या होगा? जिसमें अमाइन ग्रुप होगा। कीटो प्यूरीन क्या होगा? जिसमें डी अमाइनेशन होगा। डी अमाइनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो अमाइन ग्रुप उड़ जाएगा, ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी ऑक्सो। और ऐसा किस कार्बन पे होगा? ऐसा होता है कार्बन 6 पे। कार्बन 6 पे ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो ये जो अमाइनो प्यूरीन है, अमाइनो प्यूरीन 2 है। अमाइनो प्यूरीन 2 है। एक है एडेनिन, इसको ए बोलेंगे, और दूसरी है गवानीन, इसको हम बोलेंगे जी। एडेनिन और गवानीन क्या है? ये अमाइनो प्यूरीन है। अब देखो इस अमाइनो प्यूरीन में अगर डी अमाइनेशन करेंगे, क्या करेंगे? डी अमाइनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस एडेनिन में डी अमाइनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है हाइपोजेंथीन। ये क्या बनाता है? हाइपोजेंथीन। और गवानीन में अगर डी अमाइनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाता है जेंथीन। ये क्या बनाता है? जेंथीन। ये अब ये है क्या? ये क्या है? हाइपोजेंथीन, जेंथीन क्या है? शाबाश। ये दोनों क्या है? ये मॉडिफाइड अमाइनो प्यूरीन है। ये क्या है? मॉडिफाइड अमाइनो प्यूरीन है। बेस पेयरिंग में कौन इन्वॉल्व होगा? एडेनिन और, अब ये अपना भेस बदल के आ जाएंगे, ये अपना लिबास बदलेंगे। लिबास बदलेंगे तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या कर लेंगे? ये 2 म्यूटेशन का काज करेंगे। जो म्यूटेशन होगा ना, इनकी वजह से, जेंथीन और हाइपोजेंथीन की वजह से भी हो सकता है। फिर अगर इस जेंथीन में ऑक्सीडेशन करेंगे, इस जेंथीन में ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये बनाता है यूरिक एसिड। क्या बनाता है? यूरिक एसिड। ये तो आ गया प्यूरीन। अगर pyrimidine की बात करूं, pyrimidine भी डिपेंडिंग ऑन 4th पोजीशन, ये किस पे? डिपेंडिंग ऑन 4th पोजीशन। ये भी 2 तरीके की, ये भी 2 तरीके की है। एक को हम बोलेंगे अमाइनो प्यूरीन, और एक को हम बोलेंगे कीटो प्यूरीन। सॉरी, अमाइनो pyrimidine और कीटो pyrimidine। अमाइनो pyrimidine और कीटो pyrimidine। अगर मैं बात करूं अमाइनो pyrimidine की, अमाइनो pyrimidine क्या है? साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। अब देखो ये जो साइटोसिन है, इस साइटोसिन में ऑक्सीडेशन करेंगे और डी अमाइनेशन करेंगे, तो ये देता है यूराइसल। क्या देता है? यूराइसल। और यूराइसल क्या है? यूराइसल एक कीटोनिक pyrimidine है, और ये किसमें देखने को मिलता है? ये यूराइसल जो है आरएनए में देखने को मिलता है। फिर है एक और आता है इसमें, थायोमिथाइल साइटोसिन। थायोमिथाइल साइटोसिन। थायोमिथाइल साइटोसिन में ऑक्सीडेशन भी करेंगे और डी अमाइनेशन करेंगे, तो ये देता है थायामीन। ये देता है थायमीन। तो थायमीन किस में प्रेजेंट होता है? ये थायमीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, यूराइसल प्रेजेंट होता है आरएनए में। यानी कि ये था नाइट्रोजन बेसिस में। अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो नाइट्रोजन बेसिस को 2 तरीके, एक होता है कैनोनियल नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है नॉन कैनोनियल नाइट्रोजन बेस। देखिए कैनोनियल नाइट्रोजन बेस होते हैं जो मॉडिफाइड नहीं होंगे। कैनोनियल नाइट्रोजन बेस में आएगा हमारा एडेनिन, गवानीन,
और आएगा साइटोसिन। नॉन कैनोनियल नाइट्रोजन बेस जो है, कैनोनियल नाइट्रोजन बेस आएगा जो बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन। नॉन कैनोनियल आएगा जो इसमें मॉडिफिकेशन होगी, और मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस जो है वो आएगा नॉन कैनोनियल में। वो किसमें आएगा? नॉन कैनोनियल में, ठीक है ना। तो ये था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के बाद दूसरा आता है हमारे पास राइबोस शुगर। अब डीएनए है तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी? शाबाश, एल्डोस। 5 कार्बन की शुगर होगी ना डीएनए में, तो वो तो पता है मुझे 5 कार्बन की शुगर होगी। अगर देखो इसकी शुगर जो है ना, इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। ये 5 कार्बन की शुगर अगर आरएनए है, ये 5 कार्बन की शुगर एक होती है राइबोस शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये जो राइबोस शुगर है ये देखने को मिलती है आरएनए में। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये डीएनए में देखने को मिलती है। इसका फार्मूला C5H10O4, इसका फार्मूला C5H10O4 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसी रिंग को क्या कहते हैं? फ्यूरानोस रिंग। क्या कहते हैं? फ्यूरानोस रिंग। ये आप पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फास्फोरिक एसिड, जो इसका नाम है H3PO4। ये इस H3PO4 इस फास्फोरिक एसिड की वजह से एसिडिटी टू न्यूक्लिक एसिड आता है। एसिडिटी टू न्यूक्लिक एसिड मतलब को न्यूक्लिक एसिड का नेचर जो है वो एसिडिक किसकी वजह से है? फास्फोरिक एसिड की वजह से। इसकी वजह से फास्फोरिक एसिड की वजह से। क्लियर है ये चीज़? तो कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।